हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैसे नक्सलवादी लोग जो हैं भारत के अंदर उनका ओरिजिनेशन होता है और इवोल्यूशन होता है। और हमने कुछ छोटी सी कहानी कवर करी थी सीपीआई की कि कैसे कुछ लोग आज़ादी के बाद जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी रखते थे उनका ये मानना था राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि चुनावी माहौल में एंट्री करने के बाद हम व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं थ्रू लॉ मेकिंग प्रोसेस। लेकिन इससे कुछ लोग जो है वो वाकिफ नहीं रखते थे। लेकिन जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर घुसे उन्होंने पार्टी बनाई सीपीआई। और बाद में कुछ लोग जब सीपीआई की लीडरशिप से नाखुश हो गए, गुस्सा हो गए, जिनके अंदर आक्रोश गुस्सा ज़्यादा भरा हुआ था, उन्होंने अलग से एक पार्टी बना ली सीपीआई-एम, जो कि हमें राजनीति के क्षेत्र में पर्टिकुलरली दो स्टेट्स में देखने को मिलती है। ये पार्टी एक बंगाल और दूसरी केरला। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीपीआई के बैकग्राउंड की। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको सबसे पहले मतलब बताता हूं कि लेफ्ट और राइट होता क्या है पॉलिटिक्स के अंदर। देखो, बात सिर्फ इंडिया की नहीं है। अगर आप राजनीति को स्टडी करोगे दुनिया की विभिन्न कंट्रीज की, तो आप एक चीज पाओगे कि पार्टीज या ग्रुप्स को हम लोग अक्सर बोलते हैं ये लेफ्ट आइडियोलॉजी की पार्टी है, या फिर ये राइट आइडियोलॉजी की पार्टी है, या फिर इसकी जो लीनिंग है, लीनिंग का मतलब जो इसका जो झुकाव है, जो इसकी ओरिएंटेशन है, वो या तो लेफ्ट है या तो राइट है। तो ये क्या होता है लेफ्ट और राइट पॉलिटिक्स के अंदर, इसको जानते हैं। ये जो टर्म्स हैं लेफ्ट और राइट, ये कैरेक्टराइज करते हैं कि कोई भी जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है या कोई भी जो एक पर्टिकुलर पार्टी है, वो समाज में किसके फेवर में एक सोशल चेंज लेकर आना चाहते हैं, या फिर अगर ये सत्ता में आए ऐसे लोग और जिस प्रकार से सरकार चलाएंगे और नेशन स्टेट का निर्माण करेंगे, तो उस टाइम पर नेशन स्टेट का रोल क्या होगा और कैसे इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका? रिसोर्सेस का। अब लेफ्ट क्या होता है? लेफ्ट या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग दोस्तों वो लोग होते हैं जो कि फेवर में होते हैं किसके? गरीब लोगों के, डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के, या फिर वो सरकार को सपोर्ट करते हैं सरकार के इनिशिएटिव में कि सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि सभी सेक्शंस को बेनिफिट करे। राइट विंग के राइटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग कौन से होते हैं? जो कि ये मानते हैं कि फ्री कंपटीशन और जो मार्केट इकोनॉमी होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स याद है ईशा कुणाल, इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई, फ्री कंपटीशन हो गया ना वो। राइटिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का यह मानना होता है ये ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस को इंश्योर कर सकता है और गवर्नमेंट जो है उसको इकोनॉमी में अननेसेसरी तरीके से इंटरवीन नहीं करना चाहिए, सरकार को दूर ही रहना चाहिए इकोनॉमी से। लेकिन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का यह मानना होता है सरकार को नेसेसरीली इंटरवीन करना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, ताकि रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल फेयर तरीके से हो। भले ही फ्री मैनर में ना हो लेकिन फेयर जरूर हो, और रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेशन गिने चुने हाथों में ना रह जाए। तो क्या आपको फर्क समझ में आया ईशा कुणाल? व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट इन पॉलिटिक्स? ईशा कोई डाउट? ठीक है, अब सीपीआई के बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, अर्ली 1920s की बात है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जो ग्रुप थे, और कम्युनिज्म कौन सी आइडियोलॉजी होती है और सोशलिज्म से कैसे अलग होती है, पहले हम बात करते हैं सोशलिज्म की। जब कुछ लोग ये मानते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जब ये सरकार के हाथों में हो तो वो होता है सोशलिज्म। लेकिन सरकार जब लोगों की प्राइवेट जिंदगी में दखल अंदाजी करने लग जाती है, सरकार डिसाइड ये करने लग जाती है कि लोग कौन से धर्म को फॉलो करेंगे, या फिर
किस चीज, कौन से रिसोर्सेज किसको कितने मिलेंगे, या फिर पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अपर सीलिंग क्या है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो जीवन में, क्या नहीं कर सकते हो, आपके फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स लिमिट करते हैं सरकार। तो सरकार जब आपकी प्राइवेट लाइफ के दायरे के अंदर, स्फीयर के अंदर इंटरफेरेंस दिखाने लग जाती है, तब वो रूल बन जाता है कम्युनिस्ट रूल। काफी लोग इसको क्रूएल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म भी कहते हैं। कम्युनिस्ट रूल को काफी लोग, जो क्रूएल फॉर्म होता है, वो ये कहते हैं कि सोशलिज्म तो चलो सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, सरकार देखेगी, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन सोशलिज्म का रूल जब क्रूएल बन जाए तो वो कम्युनिज्म है। तो अर्ली 1920s की बात है, कम्युनिस्ट ग्रुप अलग अलग कोनों में पनप रहे थे भारत के, और इन्होंने इंस्पिरेशन ले रखी थी रशिया के अंदर जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, विच वॉज फेमसली नोन एज बोल्शेविक रेवोल्यूशन, उनसे। और ऐसे लोगों का यह मानना था कि सोशलिज्म यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जब ये सरकार के हाथ में हो, ये चीज, ये लोग इस चीज को, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को एडवोकेट कर रहे थे, यानी कि सपोर्ट कर रहे थे। और इनका यह मानना था सोशलिज्म एकमात्र सॉल्यूशन है ऐसी कंट्रीज के लिए जो कि अफेक्ट हो रही हैं इस चीज से कि जहां पर हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क है, जहां पर गरीब, मजदूर, किसान वर्ग के हालात, जो हालात हैं वो बहुत बेकार हैं और बद से बदतर होते चल रहे हैं। तो 1935 से जो कम्युनिस्ट थे, दे वर्कड मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि 1935 से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, कम्युनिस्ट जो थे वो आईएनसी, जो मेजर पार्टी थी आजादी की लड़ाई में, उसी की छत्र छाया के अंदर काम कर रहे थे। इनके बीच में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग होने का डिसाइड करते हैं। पार्टिंग का मतलब होता है ब्रेक अवे, ब्रेक अवे, टूट जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना। तो यह सिलसिला हुआ दिसंबर 1941 में। क्यों हुआ? सारा गेम किस चीज का था? यहां पर सारा गेम था आइडियोलॉजी का। कम्युनिस्ट ने यह डिसाइड करा था कि वो ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे इन देयर वॉर अगेंस्ट द नाजी जर्मनी, ठीक है। कम्युनिस्ट ने यह डिसाइड करा था कि वो ब्रिटिश हुकूमत को सपोर्ट करेंगे इन देयर वॉर अगेंस्ट नाजी जर्मनी। तो अनलाइक द अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज, जो सीपीआई जो थी, अगर आप देखो भारत की आजादी से पहले अक्सर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यही समझते हो ना, यही सुनते हो कि आईएनसी सबसे वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, अच्छी तरीके से ये काम करती थी, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन्हीं की छत्र छाया में काम कर रही थी आजादी से पहले। दिसंबर 1941 में जब ब्रिटेन ये डिसाइड करता है कि उसने जर्मनी के ऊपर अटैक करना है, तो कम्युनिस्ट जो थे, कुछ कम्युनिस्ट जो थे, वो साथ देने लगे इस चीज का, ब्रिटिश के एफर्ट्स का। लेकिन कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे ऐसा, तो दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिबेट छिड़ गई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब आजादी के टाइम पर राइटर आपको यह बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले पॉइंट में कि आजादी के टाइम पर जहां पर विभिन्न ऐसी पार्टीज थी कांग्रेस के अलावा, जिसकी आप मशीनरी को, उनके सेटअप को, उनके पार्टी के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो आपको यह पता लगेगा वहां पर कोई अच्छे तरीके से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं उन पार्टीज की। लेकिन अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज, सीपीआई जो पार्टी थी, इट हैड अ वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी, यानी कि बहुत अच्छे से काम करने वाली पार्टी और पार्टी के वर्कर्स इनके पास एक बहुत अच्छा डेडिकेटेड कैडर था, जो कि सीपीआई के आइडियोलॉजी को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इनके जो पार्टी वर्कर्स थे वो मर मिटने को तैयार थे। लेकिन भारत को जैसे ही आजादी मिलती है, इट रेज्ड डिफरेंट वॉइसेस इन द पार्टी। कुछ लोग जो थे उनके मकसद, उनके ऑब्जेक्टिव चेंज होने लगे। बेसिक क्वेश्चन जो पार्टी को, सीपीआई पार्टी को ट्रबल कर रहा था, वो ये था कि इंडिपेंडेंस की, भारत की आजादी का नेचर कैसा होगा।
नेचर है क्या? क्या इंडिया, मतलब ये वाला सवाल उनके दिमाग में उठ रहा है 15 अगस्त 1947 के बाद, जब हमारा देश प्रैक्टिकली अंग्रेजी हुकूमत के शैकल से, उनकी बेड़ियों से आज़ाद हो चुका था। लेकिन सीबीआई ने सवाल उठाया, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको भगत सिंह के बारे में बताया था। इनका ये मानना था, इनका ये सवाल था, क्या इंडिया सच में फ्री हो चुका है या फिर जो फ्रीडम है वो एक भ्रम है? आज़ादी के बाद पार्टी जो है उसने सोचा कि जो पावर ट्रांसफर हुई है 1947 में, पावर ट्रांसफर कैसे हुई है? पावर ट्रांसफर हुई है फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडियंस, राइट? ईशा, ऐसे हुई है पावर ट्रांसफर। इनका यह मानना था ये असली फॉर्म में कोई एक इंडिपेंडेंस नहीं है। और सीपीआई ने क्या करा? वॉलेट अपराइजिंग्स को तेलंगाना में हवा दी, सपोर्ट करा। गरीब किसानों को, वर्करों को, मजदूरों को भड़काया कि वॉलेट अपराइजिंग्स करो हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अब सोचने वाली बात यह है, जिस हुकूमत के खिलाफ ये वॉलेट अपराइजिंग्स करवाना चाह रहे हैं वो अंग्रेजी हुकूमत नहीं है। अब भारत आजाद हो चुका है, लेकिन कम्युनिस्ट ने जो सोचा था कि उनको पॉपुलर सपोर्ट, यानी कि सिटीजन्स का, जनता का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सका। और उनकी मकसदों को क्रश कर दिया आर्म फोर्सेस ने, जिसको भारत की सरकार कमान कर रही थी। अब उनको ये लगा, उनको अपनी पोजीशन को फिर से रीथिंक करना पड़ेगा कि जिस मकसद के साथ वो ये सोच रहे हैं कि भारत आज़ाद होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी होने के बाद, जुडिशरी, पुलिस, आर्म फोर्सेस, इन सब होने के बाद ये वॉलेंट अपराइजिंग कर लेंगे, इतना आसान भी नहीं होने वाला है। तो 1951 में फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो वॉलेंट रेवोल्यूशन का जो रास्ता था, जो पाथ थी, उसको अबंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया, विच वॉज अ हैप्पी सिग्नल। और इन्होंने डिसाइड करा कि ये इलेक्शंस के माध्यम से सत्ता में आकर बैठेंगे और फिर इनको जो भी परिवर्तन लाना है भारत के अंदर, सत्ता में आने के बाद ये परिवर्तन वो वाला लेकर आएंगे। तो ईशा, कुणाल, अब समझ में आया प्रीवियस लेक्चर से, जहां पर हम सीपीआई की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि सीपीआई जो है वो इलेक्शंस में आ गई, ये आ गई, ऐसा करके जो भी हम उसके बारे में समझ रहे थे कि कैसे इन्होंने केरला और बंगाल की राजनीति में अपनी जड़ें जो है वो गहरी करने की कोशिश करी। उसके पीछे रूट ये था, शुरू में इनकी भी बात वॉलेंट ही थी, लेकिन जब ईशा आर्म फोर्सेस ने इनको क्रश कर दिया ना 1951 के अंदर, इन्होंने वॉलेंट पाथ को, कुणाल, एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया, अबंडन कर दिया। और इन्होंने बोला कि हम राजनीति के क्षेत्र में इलेक्शंस लड़कर चुनाव के माध्यम से सत्ता में बैठेंगे, और फिर जब हम पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स, लॉ मेकर्स बनेंगे, तब हम ग्राउंड लेवल पर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, वॉलेंट तरीके से। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जब हमारे देश में हुए, कब होते ईशा हमारे देश में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस? हाँ, इसको हम 1952 के इलेक्शंस बोलते हैं, लेकिन है ना, क्योंकि ज्यादातर जनता ने 1952 के अंदर वोट करा था। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के अंदर पार्टी कौन सी जीती थी इलेक्शंस? ऑब्वियसली बात है आईएनसी। लेकिन रनर अप जो थी, इट वाज सीपीआई। सीपीआई को 16 सीटें मिली एंड इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। हालांकि सिर्फ 16 सीटें मिली, लेकिन फिर भी इट वाज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। ये फेमस कहां पर हुई आजादी के बाद भारत में? कहां पर? 4 राज्यों में इसका बोलबाला काफी अच्छा था, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरला। अब आपको पता है ना, सीपीआई की पूरी जो मशीनरी है या उसका सेटअप है, बाहर की कंट्रीज में जो क्रांति चल रही है या फिर बाहर के जो भी रूलर्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर, उनकी आइडियोलॉजी से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने भारत के अंदर सीपीआई बनाई। इतना क्लियर है आपको? बताओ, है ना? तो इनका जो एक फैक्शन था, एक जो पार्ट था, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम माओ
राइट। तो एक ग्रुप इंस्पायर्ड था चाइना से, एक ग्रुप इंस्पायर्ड था, जैसा कि आपने इस लेक्चर में देखा, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रशिया यानी कि रशियन रेवोल्यूशन से। जब सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में जब रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, तब तो इनकी आइडियोलॉजी एक जैसी थी। लेकिन जब सोवियत यूनियन और चाइना के अंदर टकराव आया, तो जब यूएसएसआर की आइडियोलॉजी, रशिया की आइडियोलॉजी अलग हो गई और चाइना की आइडियोलॉजी अलग हो गई। मैं कौन सी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं? कम्युनिज्म को लेकर। कम्युनिज्म को लेकर रशिया का जब मीनिंग, यूएसएसआर का मीनिंग जब अलग हो गया कि व्हाट इज कम्युनिज्म, और चाइना ने अपनी खुद की डेफिनेशन बनाई कि व्हाट इज कम्युनिज्म, तो इस पार्टी के अंदर भी स्प्लिट हो गया 1964 में। जो यूएसएसआर से प्यार करते थे, जो प्रो सोवियत ग्रुप था, प्रो सोवियत यानी कि प्रो यूएसएसआर जो फैक्शन था, फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, उन्होंने अपना नाम रखा एससीपीआई। और दूसरे ग्रुप में विच वॉज प्रो चाइना, उन्होंने अपना नाम रखा एससीपीआई-एम। तो ईशा, कुणाल, आज पता लग गया कि सीपीआई और सीपीआई-एम कौन से लोग थे? जो ग्रुप यूएसएसआर को सपोर्ट, यूएसएससी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, उसने क्या नाम रखा अपना? सीपीआई। और जो चाइना ग्रुप को सपोर्ट करता था, चाइना की आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म से वाकिफ था, उसने अपना नाम रखा सीपीआई-एम। बताओ। हाँ, नहीं करा, हाँ, ठीक है। सी एक्चुअली क्या है कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के नींव पर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है ही डेमोक्रेसी। तो अगर उनको यहाँ पर राजनीति के अंदर सरवाइव करना था तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ही अपनाना था। आगे चलकर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन कुणाल, रशिया और चाइना ने कभी भी अपने आप को नॉन डेमोक्रेटिक नहीं कहा, कोई देश अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये कहना। लेकिन उनका जो मॉडल था वो ये था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था लेकर आएंगे विद द हेल्प ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जैसी ईशा अपनाया आज़ादी के बाद। हमारी भी तो एक आइडियोलॉजी ही तो है, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म को मिक्स करके, है ना। आगे चलकर जब ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जो थी, सीपीएसयू, यूएसएसआर के अंदर, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इनके तौर तरीके जब अलग अलग हो गए और यूएसएसआर ने देखा चाइना अलग रास्ते पे और चाइना ने देखा यूएसएसआर अलग रास्ते पे है, इनका इनकी जो दोस्ती थी, जो गहरा गठबंधन था, जैसे भारत और चाइना के एक टाइम पर हुआ करता था, वो टूट गया। और जो लोग यूएसएसआर की तरफ ओरिएंटेड थे, आकर्षित आकर्षित थे, उन्होंने सीपीआई अपना ग्रुप रखा, और जो चाइना की तरफ आकर्षित थे, उन्होंने अपना नाम रखा एससीपीआई-एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। क्लियर है कुणाल? सब लोग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कुणाल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी सबकी अलग अलग है। बात ये कंट्री टू कंट्री चेंज होती है वो। और अभी एक चीज देखो ना कुणाल, इसने आजादी के टाइम पर करी तो वायलेंट रेवोल्यूशन की बात अडॉप्ट, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिला। तो इन्होंने सोचा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने से और चुनावी माहौल में एंट्री लेने से ही हम सत्ता में आ सकते हैं और फिर कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंज कर सकते हैं। ये चीज है। क्लियर है? राइटर फिर आपको यहां पर एक कंटेम्प्रेरी चीज बता रहे हैं कि राइटर तो अब हमारी टीम ही बन चुकी है राइटर, ठीक है लेकिन ये बातें एनसीईआरटीज और विभिन्न बुक से ली गई हैं। तो राइटर जो भी हैं इसके, वो आपको ये बता रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी एक चीज़, कि ये दोनों पार्टीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं और दोनों नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, सीपीआई और सीपीआई-एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, दोनों नेशनल लेवल पार्टीज हैं। कुछ जो फेमस लीडर्स थे सीपीआई के, वो कौन कौन से थे? वो थे ए के गोपालन, ऐसे दांगे, ईएमएस नंबूदिरीपद, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया। ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपको ये लगता है ना कि ये जो हमने बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं मटेरियल के अंदर, या फिर मैं जो भी आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ उसकी थोड़ी सी भी रेलेवेंस कम है या फिर इसको कट शॉर्ट करा जा सकता था, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के इस मटेरियल को कंपाइल करा है मैंने, मेरी टीम ने। अब ये जो डिस्कशन मैंने आपको इस लेक्चर में सीपीआई की बताई, आप इसके लिए ज़रा पहले क्वेश्चन देख लो। 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई,
पहले जनरल इलेक्शंस में सीपीआई को 16 सीटें मिली एंड इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। अब आप में से कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस सुनेगा या फिर मेरे लेक्चर को देखेगा तो वो हो सकता है कि एक निगाह में ऐसी इस बात को निकाल दे, लेकिन यहां पर जो भी एक एक शब्द डाले गए हैं वो सारे शब्द आपके काम के हैं। वो आपको उतनी ही शिद्दत से पढ़ने हैं जैसे कोई गीता पढ़ रहा हो, कोई रामायण महाभारत की किताब पढ़ रहा हो या फिर कोई कुरान पढ़ रहा हो। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2018 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वॉज स्वतंत्रता पार्टी। कौन सी पार्टी थी? सीपीआई थी। अगर आप इसको यहां से एलिमिनेट करना जानते हो तो करेक्ट ऑप्शन में ये तो हो नहीं सकता जहां पर वन स्टेटमेंट गलत है ना, है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जो है वो दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो, लेकिन बात ये है ना दोस्तों कि यहां पर जो है आपको कम से कम इस नॉलेज के बेसिस पर आप यहां पर मेंस की स्टडी कर रहे हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक है, लेकिन यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग दिस क्वेश्चन। और ये जो मटेरियल है ये एनसीईआरटी क्लास 12 जो पॉलिटिकल साइंस है ये लाइन वहां पर दे रखी है, ठीक है। मटेरियल में जो बेसिक बुक्स का जो टेक्स्ट है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करा गया है, ताकि अगर आपके पास बुक है, अगर आप बुक से पढ़ते हो तो आपको ये फील ना हो कि लैंग्वेज ही चेंज कर दी मैंने। मेरा काम पहले भी वही था, आज भी वही है। कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल को या जो बेसिक मटेरियल है, एडवांस मटेरियल है, उनको सिंप्लीफाइड वे में आपको लेक्चर डिलीवर करना कि बिहाइंड द कर्टेन क्या है वो सीन हमेशा मैं आपको समझाता रहूंगा हर प्रोमिनेंट बुक का विच इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। दूसरी स्टेटमेंट, इन द लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। हो सकता है मैं पता हो चाहे ना पता हो। तो इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लीडर ऑपोजिशन। तो वहां पर नंबर की बात नहीं है, 10% वाली बात होती है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, आंसर इज 2 ओनली, है ना। चलो मानता हूं कि अभी चलो आपकी पॉलिटिकल साइंस आपको रिवाइज नहीं होगी, लेकिन इस लेक्चर को देखते हुए एटलीस्ट आप ईशा, मयूर, कुणाल ये तो कह ही सकते हो ना ये वाली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का रियल क्वेश्चन है, ये कोई मॉक क्वेश्चन नहीं है। 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो बड़े सारे लीडर्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ना AK गोपालन जी के बारे में कुछ फैक्ट फाइल दे रखी है, तो हमें एक बार ज़रा इन पे निगाह मार लेते हैं। AK गोपालन 1904 टू 1977 इमरजेंसी के टाइम पीरियड तक ये जिंदा थे। तो ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे। कहाँ से थे? केरला से। इन्होंने इनिशियली एज अ कांग्रेस वर्कर काम करा था। अब आप कहोगे सर ये तो सीपीआई से थे, कांग्रेस वर्कर कैसे काम करा था? तो दोस्तों इस फैक्ट पर आ जाओ। हमने यहाँ पर क्या देखा था सीपीआई की हिस्ट्री में, फ्रॉम 1935 जो कम्युनिस्ट थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की छत्र छाया में ही काम कर रहे थे। 1941 के अंदर दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो जब उसके ये शुरू से लीडर थे, एक मिनट मयूर, जब वो शुरू से लीडर थे, सीपीआई से जुड़े हुए थे, तो इस वजह से वो कांग्रेस के भी वर्कर थे, क्योंकि सीपीआई जो पूरी पार्टी थी वो कांग्रेस की छत्र छाया में काम कर रही थी। बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करा 1939 में, जब सीपीआई अलग हो गई, ठीक है, मतलब या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अलग से पहचान आई, तो उन्होंने सीपीआई को ज्वाइन कर लिया। जब सीपीआई के अंदर मेजर स्प्लिट आता है 1964 में, है ना, एक ग्रुप ने, रशिया वाले ग्रुप ने जिसको सपोर्ट करा था, वो कौन सी पार्टी बनी? रशिया वाला ग्रुप सीपीआई। और चाइना वाला ग्रुप कौन सा बना? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अब सवाल ये उठता है कि AK गोपालन जी ने किसको ज्वाइन करा था? इन्होंने सीपीआई एम को ज्वाइन करा था। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि AK गोपालन जी कौन सी आइडियोलॉजी से वाकिफ रखते थे? जो ये प्रो चाइना थे, हम ऐसा कह सकते हैं ना। चाइना के अंदर जो कम्युनिज्म की जो डेफिनेशन चलती थी, ठीक है, ये वो कम्युनिज्म की डेफिनेशन को अपनाने वाले कम्युनिस्ट थे। एंड ही वर्कड फॉर स्ट्रेंथनिंग दी पार्टी। आगे चलकर ये एक रिस्पेक्टफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, ठीक है। एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1952। और 1977 जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है और जनता पार्टी का कार्यकाल होता है, तब इनका निधन हो जाता है।
ठीक है, इस लेक्चर की सभी बातें आप सबको समझ में आई? कोई डाउट? ईशा, कुणाल, मयूर? ठीक है, तो और बेहतरीन डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आप सभी यूट्यूब फैमिली को ये चीज़ बता रहा हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वो नया ग्रुप है, मटेरियल ग्रुप या जो भी, जिस पे भी जो वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, और मटेरियल्स के बारे में भी मैं आपको बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा कि ये वाली जो फाइल्स हैं आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हो। आई प्रॉमिस यू, इसके अलावा आपका, इसके बाद आपका बुक्स का जो भी खर्चा होता है, जो महंगी महंगी बुक्स आप खरीदते हो, वो आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। ये मटेरियल आपको किस फॉर्म में मिलेगा बहुत ही जल्द मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा सारी चीज़ों के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना नए वाले टेलीग्राम ग्रुप को। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।